18 जुलाई है और आइए आज आपको लेकर चलते हैं सन 1861 के भारत में। 1861 का भारत एक उथल पुथल से भरा हुआ समंदर था। भारत की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी जा चुकी थी और अंग्रेजों की जड़ें हिला चुकी थी। अंग्रेजों को भी इस बात का अनुमान हो गया था कि अब भारतीयों के पेशेंस की परीक्षा लेना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। साथ ही ब्रिटिश राज ने एक सबक भी सीखा। वो सबक था कि किसी एक कंपनी को इतनी भी ज्यादा मनमानी छूट नहीं दे देनी चाहिए कि वो अपने लाभ के लालच में आम जनजीवन पर ही खतरा पैदा कर देश में अराजकता की स्थिति ला दे। नतीजा ये हुआ कि सन 1858 में कंपनी के हाथ से भारत का शासन छीनकर ब्रिटिश ताज ने ले लिया और इसके तुरंत बाद अच्छे दिन के सुहाने सपने दिखाते हुए ब्रिटिश राज ने सन 1858 के एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया यानी भारत के लिए सुशासन कानून को लागू कर भारतीयों के विश्वास को जीतने की कोशिश की। कंपनी राज खत्म हुआ और हिंदुस्तान ब्रितानी हुकूमत का हिस्सा बन गया। असंतोष की भावना कम हो जाए इसके लिए सन 1861 में भारतीयों को एक और लॉलीपॉप दिया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद में बंगाल और अन्य क्षेत्रों की तरफ से एक विधानमंडल रहेगा जिसमें भारतीय भी रहेंगे और ये प्रतिनिधि मंडल भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। सत्ता और राजनीति का सबसे बड़ा हथियार होता है कंफ्यूजन, यानी जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे और चीजों को होने देने तक का इंतजार करेंगे। ऐसे माहौल में स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे लोगों को कंफ्यूज कर तितर बितर करने की मंशा से सरकार ने एक तरफ यह दिखाया कि ब्रिटिश ताज तो भारतीयों का हितैषी है, सड़क पुल भवन रेल यह सब बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो किया गया उससे आप भी अनजान नहीं है। यह सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय भारत का एक सूबा था जो कि बुद्धिजीवियों से भरा हुआ था और चाल चाहे अंग्रेजों की हो या समय की नब्ज दोनों को अच्छी तरह समझ सकता था। यह सूबा था बंगाल। जी हाँ, तब बिहार राज्य नहीं था और हम बंगाल ही कहलाते थे। आप भी सोचते होंगे कि अगर सन 1861 में आप होते तो भागलपुर में क्या कुछ देख रहे होते। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में जहां देश के नवनिर्माण की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, वहां एक छोटे से शहर भागलपुर में क्या हो रहा था। भागलपुर में बन रहा था देश के भविष्य के निर्माण की नींव। जी हाँ, भागलपुर में राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज एक्टिव थी और इसी दौरान पूर्वी बंगाल में बसे ब्रह्म समाज से जुड़े ब्रज किशोर बसु को उनके पैतृक गांव से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो ब्रह्म समाज से जुड़कर रूढ़िवादी परंपरा को खत्म कर समाज सुधार और नारी सशक्तिकरण पर काम कर रहे थे। ऐसे में भद्र मानुष श्री बसु भागलपुर के ब्रह्म समाजी लोगों के संपर्क में आए और शहर के एक विद्यालय में हेडमास्टर की नौकरी करने लगे। सन 1861 में उनके घर एक स्त्री शक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम कादम्बिनी रखा गया। कादम्बिनी की प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर में ही हुई। बाद में परीक्षा पास कर कोलकाता के बेथुन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ, जहां उनका परिचय अन्य ब्रह्म समाज कार्यकर्ता द्वारकानाथ से हुआ, जो कि उस समय स्त्री शिक्षा के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। जब समाज यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्त्रियों को पढ़ने लिखने का क्या औचित्य है, उस समय द्वारकानाथ गांगुली इसमें अग्रणी थे। दोनों विवाह के बंधन में बंधे। ये कादम्बिनी के लिए एक आशीर्वाद था क्योंकि उनके पति उनके लिए प्रेरणा के स्रोत भी थे जिन्होंने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कादम्बिनी गांगुली पहली महिला थी जिन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और साथ ही फाइन आर्ट्स की परीक्षा भी पास की। इसके साथ साथ इनकी सहपाठी चंद्रमुखी बसु इन दोनों महिलाओं को देश की पहली ग्रेजुएट महिला होने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1893 में एडिनबर्ग से LRCS और डबलिन से GFPS जैसे सम्मानजनक मेडिकल डिग्रियां प्राप्त कर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया में प्रथम महिला डॉक्टर होने का गौरव डॉक्टर गांगुली ने प्राप्त किया। देश की धरती पर लौटने के बाद कलकत्ते की ईडन अस्पताल में उन्होंने महिला और शिशुओं का इलाज शुरू किया।
लेकिन आज उनके जन्मदिन पर कादम्बिनी गांगुली का परिचय केवल उनके व्यक्तित्व या उपलब्धियों से देना बेईमानी होगी। हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हम ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कादम्बिनी गांगुली मेडिकल सेवा के साथ महिलाओं के अधिकार की मांग को लेकर भी हमेशा मुखर रही। उन्होंने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला प्रतिनिधिमंडल बनाया था और उसमें देश की महिलाओं की तरफ से प्रतिनिधित्व भी किया। आजाद भारत के संविधान में एक ऐसे भारत की बात की गई थी जहां महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के अधिकार और बराबर का दर्जा महिलाओं को मिले। इस विजन को मूर्त रूप देकर इस दिशा में कदम बढ़ाने वाली पहली महिला डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली थी। इनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं आई। पिता का गांव से भगा दिया जाना और सामाजिक बहिष्कार इनके परिवार के लिए आम बात हो गई थी। कट्टरपंथियों ने तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिका बंगभाषी के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर इनके लिए वेश्या जैसे शब्द छापकर अपमानित किया। इनके पति श्री द्वारकानाथ गांगुली ने इस अपमान को न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने पत्रिका के संपादक को 6 महीने जेल की सजा सुनाई। 1908 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जुड़कर दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मजदूरों को आर्थिक दुर्दशा से उबारने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई और नेपाल के राजमाता के बुलाने पर 2 साल वहां भी अपनी सेवाएं दी। सन 1923 के 3 अक्टूबर को उनका निधन हुआ और देश को अपूरणीय क्षति हुई। लेकिन भागलपुर की मिट्टी से जलते हुए इस दीपिका की रोशनी से तब तक हजारों दीप प्रज्वलित हो चुके थे और आज के स्वतंत्र भारत में सशक्त नारी का ये उगता सूरज इस बात की बानगी है कि कादम्बिनी गांगुली आज भी जीवित हैं हमारे देश की हर स्त्री में। उनकी जयंती पर भागलपुर के लोगों ने उन्हें याद किया और दुर्गाचरण हाई स्कूल में एक समारोह आयोजित कर उनके जीवन काल पर प्रकाश डाला। प्रिय प्रभात डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है और नमन करता है।